नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और एक बार फिर से मैं आप सभी का नव भारत लाइव में स्वागत करना चाहूंगा। आज हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट के तौर पर हमारे से बातचीत करने के तौर पे हमारे एडिटर विजय तिवारी जी हैं और आज बिहार का जो महापर्व है चुनाव, उस पर हम इनसे खास तौर पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार एक मसीहा है बेरोजगारी का, बिहार एक मसीहा है पलायन का, लेकिन एक दूसरा चैप्टर भी बिहार में आता है। एक तरफ बिहार की बात करेंगे बेरोजगारी, दूसरी तरफ बात करते हैं बिहार में सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स वहीं से निकलते हैं। कई सारे सवाल है और हाँ, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के जो नेता हैं वो जमीन पर उतरे हैं, एक चुनावी एजेंडा बनाए हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार है, हम रोजगार देंगे। एक तरफ आरजेडी को देखिए 1 करोड़ नौकरी देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ एनडीए वहीं लगातार अपने चुनावी वादों पर एजेंडा चलाए रहती है। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग है और बिहार का जो रिजल्ट वो 14 नवंबर को डिक्लेयर होगा। नव भारत लाइव लगातार इन सभी चीजों को लाइव कर रहा है, आप वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं और लगातार सारी चीजें देख सकते हैं। पहले विजय सर, सवाल आपसे है, आज पहले चरण की वोटिंग है, तो वोटिंग में लगातार देखा जा रहा है कि आज विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड हुआ और उसके बाद लगातार राहुल गांधी के भी बयान सुर्खियों में रहे कि मोदी मंच पर नाचेंगे। वहीं अगर इस बयान को लेकर के थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो तेज प्रताप यादव इस पर काउंटर करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाचेंगे तो आप वोट के लिए मछली पकड़ेंगे तो मछली पकड़ते रह जाएंगे, जलेबी बनाएंगे जलेबियां बनाएंगे, आपको राजनीति में ना आकर के आपको हलवाई बनना था। लगातार ये विरोध प्रतिरोध चल रहा है, लेकिन अब आज पहले चरण की वोटिंग है, आपको कैसा लग रहा है कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, अभी तक सुबह से मतदान जारी है और जो अभी तक का रुझान है, बिहार फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा नंबर से पास होने जा रहे हैं मतदाता। 60% के ऊपर तो मतदान तय है। अब वो 70 तक जाता है या 70 को भी पार कर जाता है, ये थोड़ी अगले घंटे 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। छोटी मोटी घटनाएं जैसा आपने बताया ये होती रहती हैं चुनाव में, ये पहले से ज्यूम है। लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के काफिले पे हमला हुआ, उन्होंने जिस तरह से पुलिस कप्तान के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया, उससे तो ये साफ झलकता है कि वो खुद अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपने अधिकारियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जब इस तरह का विरोधाभास है और इस तरह का एक मैसेज जनता में जाता है और ये घटना हो गई है सुबह सुबह, तो उसके बाद वोटिंग का क्या परसेंटेज होगा, लोग इसे किस तरह से लेंगे? क्योंकि जो वोटर अंतिम समय में बटन दबाने के पहले अपने विचार बदलते हैं, वो वोटर इसी समय वोट डालते हैं और इसका फर्क दिखेगा। मतलब ये साफ तौर पे वोटिंग पे ये चीजें आ जाएंगी परिणाम स्वरूप की हाँ हो सकता है कुछ, आपका कहने का मतलब ये है? जो भी इस तरह की घटना होती है, अगर बशर्ते वो सत्ता पक्ष के साथ होती है, डिप्टी सीएम के साथ होती है, सीएम के साथ होती है, तो इसका एक बड़ा नकारात्मक मैसेज जाता है जनता में कि अगर ये एक बड़े हाई प्रोफाइल और इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्राप्त कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है तो आम उम्मीदवारों का क्या हाल होगा, बाकी जगह की क्या व्यवस्था है। और उस घटना के बाद जिस तरह से उन्होंने पुलिस अधीक्षक के बारे में बोला, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने अपनी ही सरकार के एक ऐसे अधिकारी पे सवाल उठा रहे हैं जिसके लिए आयोग ने उसको जिम्मेदारी दी है और पूरी व्यवस्था के लिए वही जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब ये तो रही खैर विजय सिन्हा की बात। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं राघोपुर में। राघोपुर कहा जा सकता है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी से खड़े हुए हैं सतीश कुमार यादव। सबसे पहले सतीश कुमार यादव के बारे में जहां तक मुझे पता है विजय सर, सतीश कुमार यादव एक बार राबड़ी देवी को पटकना दे चुके हैं। अब खैर तेजस्वी यादव से आमना सामना है, जनता क्या सोचेगी, क्योंकि जाति दोनों की सेम है, यादव यादव, और बिहार में आरजेडी के साथ एमवाई समीकरण बहुत ही पुराना रहा है नाता। क्या लग रहा है आपको कि राघोपुर में सतीश यादव बनाम तेजस्वी यादव
क्या किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल सकती है, किस आधार पे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, चुनाव है, कोई भी आदमी हार सकता। हारने को इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कई मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए। तो तेजस्वी तो फार्मर डिप्टी सीएम है और विपक्ष के नेता हैं, तो हारने को तो कोई हार सकता है। अब जहाँ तक ग्राउंड की रियलिटी है और वोटर जाति में बंटने की बात है, ये वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, अगर यादव को तेजस्वी यादव अपनी गोल में शामिल कर लें या दूसरे कैंडिडेट अपनी यादव बिरादरी के अलावा अन्य बिरादरी के वोट की गोलबंदी में वो सफल रहा, तो वो बाजी पलट देगा। तेजस्वी सिर्फ एमवाई समीकरण या लालू के लड़के के रूप में या भावी सीएम के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस से वहां के लोग खुश होंगे तो उनको दोबारा चुनेंगे, और नाराज होंगे तो हरा देंगे। नहीं, क्योंकि राघवपुर का मैं जमीनी स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट में कवरेज किया हूं, तो इसलिए मैं ये सवाल अमूमन हो जाता है। क्योंकि राघवपुर में जब हम गए थे तो वहां पे ऐसा कुछ लग रहा था कि अगर हम यादव हैं तो यादव को ही वोट देंगे, लेकिन अब यहां पर दो यादव में बात हो जाती है ना, इसलिए सवाल ये होता है। और बात तेजस्वी यादव की है तो यादव, तेजस्वी यादव एक मजाक बन के रह जाएगा कि आप अपनी सीट नहीं निकाल पाए तो आप मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, इसलिए ये सवाल हो जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में अभी पिछले चुनाव उत्तराखंड में हुए, पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे थे जी, चुनाव हार गए। हारने के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनको सीएम बनाया। हाँ, तो ये तो पार्टी या दल और संगठन को करना, हार जाएंगे एमएलसी बन के चुनाव में चले जाए, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको ये समझना है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी थी, कितना उन्होंने मेहनत की, अपने वोटर को अपने खेमे में कितना बांधे रखे। यादव क्या उनसे छिटकते नजर आए दूसरे यादव कैंडिडेट की वजह से? आपने अगर उस ग्राउंड रियलिटी को देखी है, नाराजगी को समझी है, तो पलट सकता है। नहीं, अभी तक जो हमारे पास जो जानकारी है, माना जा रहा है कि चूंकि वहां से ये माना जाता है कि जब तेजस्वी जीतेंगे तो वो सीट सीएम की सीट होगी। बिल्कुल, हाँ। और दूसरा कैंडिडेट जीतेगा तो वो मंत्री भी बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी डाउट है, इसकी गारंटी तो आदमी एक बार ये सोचता है कि अरे यार, इसको अगर वोट देते हैं तो हमारी सीट मुख्यमंत्री की होगी। आज विकास के काम नहीं हुए तो सीएम बनने के बाद यहाँ विकास की गंगा बह सकती है, बहुत ज्यादा काम हो सकते हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुलायम सिंह ने सैफई को बनाया, लालू जहां से लड़ते थे वहां के बाद नीतीश कुमार जहां से लड़ते थे चुनाव, उस एरिया को उन्होंने ठीक किया। अन्य राज्यों में भी जिस जगह से मुख्यमंत्री चुन के आता है वहां की तस्वीर बदलती है। बिल्कुल। तो इस उम्मीद से अगर देते हैं तो हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा होगा और ये हो जाएगा। लेकिन चुनाव है, चुनाव में इंदिरा गांधी जैसे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अटल जी कई बार हारे चुनाव, अडवाणी जी हारे चुनाव। बिल्कुल। महुआ एक हॉट सीट रहा है और लगातार सुर्खियों में कुछ दिनों से बना रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें नोटिस भी भेज दी कि भैया आपने ये बयान क्यों दिया। अब अगर हम बात करें सर मोकामा की, तो मोकामा में क्योंकि दो भूमिहार समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, पहली तो सूरजभान सिंह की पत्नी और दूसरा अनंत सिंह। अब अगर थोड़ा सा पीयूष प्रियदर्शी की तरफ देख ले तो जनसुराज का आकलन करना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो आज तक ना कभी सत्ता में आया है। अब इसको देखा जाएगा। लेकिन दो जो है भूमिहार के बीच में क्या लगता है कि जनसुराज को फायदा मिल सकता है मोकामा में, क्योंकि यादव की हत्या हुई है। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी चीजें कभी कभी अप्रत्याशित हो जाती हैं। अनंत सिंह निर्विवाद रूप से ये माना जाता है कि वो लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि अब का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, अनंत सिंह जीतते रहे हैं। अब जिस तरह से दुलारी यादव की हत्या हुई जी, उसके बाद जिस तरह से सरकार ने उनको अपने ही कैंडिडेट होने के बावजूद भी हिरासत में लिया, कार्रवाई की, अब अगर इसका निगेटिव इम्पैक्ट है तो चुनाव दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर ये लगेगा कि कार्रवाई हो रही है, जबरदस्ती फंसाया गया है, अगर ये प्रोपेगेंडा, ये प्रचार और इस तरह की चीजें हुई, जनता को समझ में आया कि हत्या का कारण दूसरा था और अनंत सिंह पे कार्रवाई करके इस तरह, तो हो सकता है इसका गिरफ्तारी का उनको सहानुभूति मिल जाए, एक बार वो फिर चुनाव जीत जाए। अगर
जनता ने ये मन बना लिया है कि ये दो अपराधी हैं, दोनों को नहीं जिताना है, दोनों को नहीं देना है, या अपना नेता ऐसा बनाना है जो जनता से जुड़ा हो, जिसके ऊपर एटलीस्ट कोई भी मुकदमा ना हो, अपराधी छवि का ना हो, तो हो सकता है तीसरे की लॉटरी लग जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि अनंत सिंह के चक्रव्यूह को कोई तोड़ दे, क्योंकि अनंत सिंह जब जब सरकार जिसकी रही है उसके दम पे या उस दल से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। उनका जो बूथ मैनेजमेंट है, उनका जो चुनाव मैनेजमेंट है, उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है, अगर उस पे ये दोनों और कैंडिडेट भारी पड़ेंगे तो ही चुनाव जीत जाएंगे। केवल इसलिए कि सेंटिमेंट है, गोली चल गई या यादव की हत्या हो गई या अपराधी नहीं चुने जाएंगे इसलिए वोट पा जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आपको उनको हराने के लिए उनसे एक बड़ी लकीर खींचनी होगी हर मामले में। जी, अरे जनता के लिए एक बड़ी खबर है दर्शकों के लिए कि अभी तक जो है 53.77% वोटिंग हो चुके हैं, जिसमें मधेपुरा में 55.96, सहरसा में 55.22, दरभंगा में 51.75, मुजफ्फरपुर में 58.40, गोपालगंज में 58.17। ये पूरे तरीके से वोटिंग अभी तक हो चुके हैं और इसका जो एवरेज आ रहा है वो 53.77 आ रहा है। ये किसके लिए शुभ संकेत है तिवारी सर? देखिए, चुनाव में जब भी बोला जाता है कि अगर आमतौर पे ये देखा जाता है कि वोट का प्रतिशत बढ़ा तो कहा जाता है कि नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन जब ये सब चीज़ें केवल एक अनुमान रह गई हैं, कभी कभी होता है कि आदमी दूसरे के आक्रोश में और सरकार के समर्थन में भी आने के लिए आगे निकलता है। पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वोट परसेंटेज बढ़ा फिर भी सरकार कायम रह गई। तो अब उस तरह की चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। कांटे की टक्कर है। पहले फेज में जो 121 सीटों पे चुनाव है, अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो दोनों दलों में 2 सीटों का अंतर है। और अब की बार अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है तो ये इसी तरह की फाइट रहेगी। ये हो सकता है कि गठबंधन बदलने से, दलों के शामिल होने से कुछ चीज़ों का सीटों का फायदा महागठबंधन को हो जाए और कुछ सीटों का फायदा एनडीए को हो जाए। बिल्कुल। अब आप बात कर दिए फायदा की, तो भाई एनडीए कह सकते हैं लगातार एक माहौल बना रही है कि जंगल राज को लेकर के। लेकिन क्या ये आरजेडी को जो घेर रही है एनडीए, क्या ये जो मुद्दा है इसका ये जनता के बीच में प्रासंगिक है? देखिए, जंगल राज लालू के समय में रहा होगा, लोग बात कर रहे होगा। हाँ, इसीलिए रहा होगा, इसलिए लोग याद दिलाते हैं उनको बाद में। हाँ, बातें उसकी होती हैं। अब क्या लालू के ही ढर्रे पर तेजस्वी चलेंगे? क्या उसी तरह के हालात अब रह गए हैं? क्या चीजें बदली हैं? अगर अब तेजस्वी यहां से सरकार उठाते हैं तो क्या सड़कें खुदवा देंगे, बिजली के तार कटवा देंगे, स्कूल गिरवा देंगे, अस्पताल में डॉक्टरों की बंद कर देंगे? देखिए, मैं बिल्कुल चीजें वहां से नहीं जाएगी। तिवारी सर, मैं आपके बयान का समर्थन नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि लालू के ढर्रे पे तेजस्वी नहीं चलेंगे तो क्यों नहीं राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बना देते? इंदिरा गांधी कम काम की या राजीव गांधी कम काम की, बात तो वही हो जाएगा ना। देखो, चुनाव में जब बात आती है तो आदमी पुरानी लकीर पीटता है। लालू के समय में जंगल राज था, हाँ, फिर भी पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कैसे आ गई? रीजनल पार्टी है। अरे पार्टी है, लोगों ने वोट दिया ना, स्वीकार हाँ, किया ना उसे। बिल्कुल। कि पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट बना सकते, क्या गारंटी नहीं है कि इस बार उसको बहुमति दे दें? हाँ, हम केवल ये कह के कि लालू के कार्यों का तेजस्वी या आरजेडी के सब सफाया हो जाएगा या जंगल राज दोहराएंगे और वो खत्म हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं होता किसी भी चुनाव में। जंगल राज कोई मुद्दा नहीं था। जंगल राज का मुद्दा भाषण में है, चर्चा में है, बात में है। जमीनी हकीकत पे क्या है? अगर तेजस्वी स्वीकार्य नहीं होते तो सारे दल जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, फीडबैक रिपोर्ट अगर उतनी नहीं होती, ये हो सकता है कि उनको लेने से 2-4 सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले कम हो जाएं। ये हो सकता है कि 2-4 सीटें बढ़ जाएं, लेकिन रिजेक्ट हो जाएंगे या जंगल राज के नाम पे तेजस्वी भी चुनाव हार जाएंगे, सब चीजें खत्म है, आरजेडी सिमट के सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में 10-20 सीटों में आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आप जंगल राज नहीं, चाहे जो जिन चीजों को लगाएं, क्यों? क्योंकि उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक है।
जो इस आरोप को, इस तरह के चीजों को नहीं मानता। उन्हें लगता है कि फर्जी तरीके से फंसाया गया, फर्जी तरीके से चीजों को दी जाती है, प्रायोजित की जाती है, जबरन उछाला जाता है, पुरानी चीजों को घसीटा जाता है। अगर तेजस्वी आए तो उन्होंने अपना विजन, अपना वादा, अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो रखा है, उसे दरकिनार करके सारे काम थोड़ी करेंगे। अगर आएंगे सरकार में तो उनको नौकरी देने का काम करना है, आएंगे तो उन्हें पैसे बांटने का काम, जो घोषणाएं की है उसे करना है। 1 करोड़ नौकरी का वादा उन्होंने किया, आपको लगता है सर? देखिए, वादा करना, चुनाव में बहुत सारी चीजों के वादा होते हैं, वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, जब वो बन जाए तब इस पे चर्चा होनी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए नेता लोग क्या क्या वादा कर देंगे अब कल्पना नहीं की जाती। पैसे बांटने का या किसी को किसी नाम पे एक मुश्त धनराशि देने का खेल शुरू हो गया है। ये फंडा एक राज्य से शुरू हुआ, धीरे धीरे सारे राज्यों में जा रहा है। जो पैसा टैक्स का है, स्कूल पे, सड़क पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, अन्य क्षेत्रों में खर्चा होने चाहिए, अब इस तरह की योजनाओं में या इस तरह की चीजों में जा रहा है। यह बहुत बड़ा एक गलत पैटर्न है। एक आदमी 2,500 देने की बात करता है तो अगला आदमी उसमें 3,500 5,000 देने की घोषणा कर देता है। एक आदमी थोड़ा सा कर्जा माफ करने को कहता है तो अगला आदमी है उससे बड़ा कर्जा माफी की बात करता है। एक आदमी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की कहता है तो बाकी दिन कोई और की चीज। तो जो ये मुफ्त में रेवड़ी बांटने का सिलसिला है, ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक होने जा रहा है। और ये सारे दल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस चीज को करने से हमें एक मुश्त, एक वर्ग का, एक एज ग्रुप के लोगों का या एक कैटेगरी के वोट इकट्ठे मिल जाएंगे। तो ये फार्मूला है, सारे दल अपनाए, अलग अलग जगहों में सफल भी हुए हैं, कुछ जगह ये फार्मूला असफल भी हुआ है। अब यहाँ क्या होता है ये पता चल जाएगा। नौकरी की घोषणा करना आसान है, दे पाना और उसको जिस दिन से कहें उसी दिन से शुरू कर पाना काफी मुश्किल है। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में आई है तो उन्होंने क्या घोषणा की और किन किन पे कितना अमल कर पाए आप देख सकते हो। कर्नाटक में आई तो क्या क्या कर पाई, बाकी लोग भी आएंगे तो क्या कर पाएंगे। अब ये मोदी जी या नीतीश जी को भी आप देख सकते हो, इनके पुराने घोषणा पत्र उठा के आप देखो कि सरकार में थे 20 साल से हैं और फिर विकास के नाम पे या और ज्यादा चीजों के नाम पे मांग रहे हैं। तो क्या बिहार एकदम 20 साल में डेवलप नहीं हो सकता था कि 5 साल और चाहिए? बिल्कुल बात आपकी सही है। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार की जब सर्वे रिपोर्ट में बात होती है तो कभी वो तीसरे नंबर पे सीएम फेस में आते हैं, दूसरे पे प्रशांत किशोर, पहले पे तेजस्वी। वहीं थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे इसको तो पता चलता है कि एनडीए की ही सरकार बन रही, लेकिन सीएम तेजस्वी यादव निकल करके आते। ये सी वोटर लिस्ट का ऐसा कुछ एक सर्वे आया था, मैं उसमें पढ़ के बता रहा था। लेकिन अभी सर कल तेजस्वी यादव, माफ करिए, कल राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 22 वोटों की बात की है, एक महिला ने हरियाणा इलेक्शन में दे दिया है, और कल ही क्यों खोला इसको, सबसे बड़ी पहला सवाल ये है। और दूसरा ये है कि क्या इससे बिहार इलेक्शन को लेकर के वोट चोरी का जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था या मुद्दा है आपके हिसाब से, तो आप स्पष्ट करेंगे, क्या इम्पैक्ट आएगा इस इलेक्शन पे उसका? देखिए, जनता है, जानती है, राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो SIR के पहले की चीज़ें हैं और सरकार और इलेक्शन कमीशन इसी सब चीज़ों को दूर करने के लिए SIR करा रहा है। SIR हो रहा है तो उसका भी विरोध हो रहा है। अगर वोटर लिस्ट में खामी है तो वो दूर होनी चाहिए, इससे किसी को एतराज नहीं है। और वोटर लिस्ट में खामियां हैं, वोटर लिस्ट को बनाने, मॉडिफाई करने, उसे संशोधित करने में जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किया जाता है, वो आधे मन से, अधूरे मन से, दबाव में, प्रेशर में काम करते हैं, उसलिए ये सब चीज़ें होती। अगर वाकई इस सब चीज़ों को दूर करना है तो चुनाव आयोग को, सरकार को सोचना चाहिए कि वोटर लिस्ट का बनाने का काम एक बड़ा काम है और इसे सुधारने का काम एक बड़ा काम है। इसे स्वतंत्र रूप से ऐसे लोगों की नियुक्ति करके कराएं कि इस तरह के सवाल ही न उठें। और अगर ये चीज़ उन्होंने सिद्ध की है बूथ बाई बूथ जाके, नाम बाई नाम बता के, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। अगर गलत है तो निर्वाचन आयोग को तत्काल उसका खंडन करके राहुल गांधी पे कार्रवाई करने देनी चाहिए। हर बार वो कुछ दिन बाद आते हैं, एक जगह का डेमो दिखाते हैं, 4 नमूना पेश करते हैं, उदाहरण देते हैं और फोटो देते हैं, फोड़ देते हैं, फोड़ते हैं। आयोग केवल बात करता है, कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर वो गलत है, पूरी तरह से गलत है, तो राहुल गांधी को कार्रवाई हो जाए, उनके पार्टी का वो रद्द कर देनी चाहिए। राहुल गांधी को जब आयोग पे भरोसा नहीं, चुनाव पे भरोसा नहीं, आयोग पे चुनाव लड़के उन्हें बहिष्कार कर दें,
सारे विपक्षी दल बहिष्कार करना, चुनाव होगा ही नहीं। आप दोनों तरह की बातें नहीं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स से की जा रही है। अब जनता इसे कितना समझती है, कितना मानती है, ये 14 तारीख को तय हो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जेनजी को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और वोट चोरी जैसे बड़े मामलों पर उनको ध्यान रखना चाहिए और उससे वोट चोरी ना हो उसको लेकर के बचाना चाहिए। तो ये कैसे जेनजी कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, युवा वोटर हैं, युवा अब जैसे चीज को डिसाइड करते हैं। नौकरी का मुद्दा उठा दिया है तेजस्वी ने, जिसको लगेगा कि तेजस्वी नौकरी दे पाएगा, क्योंकि नीतीश तो दे नहीं पाए, अगर ऐसा है तभी उन्होंने उठाया। तेजस्वी का बार बार यही कहना था कि जब मैं सरकार में था तब कुछ भर्तियां कराई, मेरे जाने के बाद वो बंद हो गई, या उसी को नीतीश कुमार कुछ आगे पीछे करके दोहराते रहे, या मोरे। अगर ये बात समझ में आती है, रोजी रोजगार का जो एक मुद्दा होता है वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उससे पूरे परिवार का वोट इधर उधर हो सकता है। अगर ये जादू चल गया है तो हो सकता है काय पलट जाए, क्योंकि केवल आप स्कीम से, केवल आप योजनाओं से, केवल आप कार्यक्रमों से अगर चुनाव जीतते तो मनमोहन सिंह ने बहुत सारा काम किया, दोबारा भी आए, उन्हें तिबारा भी आने की उम्मीद थी, हार गए। बिल्कुल। अटल जी भी अपने चुनाव से गए थे और साइनिंग इंडिया का नारा लेके गए थे, बहुत सारे काम लेके गए थे, चुनाव हार गए। जनता को अपनी बात अगर समझा ले गए तो आप जीत जाते हो, नहीं समझा पाए तो हार जाते हो। तिवारी सर, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अगर इस एजेंडे पर जो युवा हैं वो लुभते हैं तो उनको वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा और वो हो सकता है कि सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन बिहार की कुछ दिनों से बात करें तो लिटरेसी रेट पे अगर आते हैं, अगर लड़के पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो क्या नौकरी करेंगे, अगर नौकरी भी उनको दी जाती है तो काम क्या करेंगे। जैसे डोमिसाइल नीति की बात कर लेते हैं, डोमिसाइल नीति में तेजस्वी यादव 2020 में उन्होंने ही कहा था कि भाई हमारे यहाँ मैथ और साइंस के टीचर नहीं, इसीलिए हम डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर सकते। लेकिन फिर जो है डोमिसाइल नीति नीतीश कुमार ने लागू कर दिया। तो एक समय ये था 2020 में, यानी 5 साल पहले ये समय था, और 5 साल बाद कैसे? देखो, चीज़ें क्या हैं कि अगर आप गांव के स्तर पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था और इसके भरोसे सब बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अब ये होने वाला नहीं है। कोई भी राज्य उठा के आप देख लो, सरकारी स्कूल कैसे हैं। दिल्ली में केजरीवाल बड़ा अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा किए, बड़े अच्छे स्कूल बनाने की बात कहे, खूब सोशल मीडिया फोटो में लोग देखे, पढ़े लिखे, कंटिन्यूसली उनकी सरकार भी रही, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हार गए। अब बाकी राज्यों को अगर आप देखोगे तो शिक्षा व्यवस्था में जो सरकारी शिक्षा तंत्र है वो हर जगह बदहाल है, और सरकार उस पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रही है। प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल की एजुकेशन हो, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और या हायर एजुकेशन हो, आप कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी स्कूल, कोई भी जगह एक बता दीजिए पूरे देश में, शायद इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा कि सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट उतनी तैनाती वहां होगी। ऐसा आंकड़ा आपको किसी अस्पताल में नहीं मिलेगा, किसी सरकारी विभाग में नहीं मिलेगा। सारे देश के सारे राज्य के सारे की बात कर रहा हूं, आपको 2 पद खाली मिल जाएंगे हर जगह, और किसी अस्पताल में नहीं मिलेगा, किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, किसी सरकारी विभाग में नहीं मिलेगा। अगर सरकारें संवेदनशील होती तो जब वैकेंसी खाली होती है उसके पहले विज्ञापन निकल जाता, नियुक्ति रिटायरमेंट के अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने तक भर्तियां हो जाती। सरकार पदों को खाली रखे जा रही है, संविदा पे काम कराए जा रही है, संविदा पे भर्तियां हो रही हैं, सरकारी पद सारे समाप्त किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आने वाले समय में कोई आएगा इतना कर देगा, असंभव है। तेजस्वी यादव ने भी बोला है, अब पहले तो उनका चैलेंज होगा कि जितने पद हैं उसका आंकड़ा निकालेंगे, भर्ती कराएंगे, वो फिर उनको बढ़ाना भी होगा, तब तो नए लोगों को दे पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इतने पद खाली हैं कि बिहार के सारे लोगों को नौकरी इकट्ठा दे देंगे। जब उनको नए पद बनाने होंगे तो वो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये सब बड़े चैलेंजेज हैं। और सरकारें कहती जरूर हैं, अगर वो वाकई ईमानदार होती तो हर विभाग के पास, हर मंत्रालय के पास, हर कलेक्टर के पास हर महीने की रिपोर्ट में बनती है कि हमारे पास कितने स्कूल हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने सैंक्शन पोस्ट हैं, कितनी वर्तमान नियुक्ति है, फिर कितने लोग हैं, बाकी की क्या होती है।
सरकार के पास न उस तरह की पॉलिसी है, न उस तरह की नीति बन रही है कि हमें सरकारी पदों पे भरना है, काम करना है। जो ये सब केवल चीज़ें भाषणों में है। एक आध दो जगहों का उदाहरण, फोटो, तस्वीर, वीडियो बना के उसको जनरलाइज करने का है। अगर कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई विधायक कोई कहे कि आदर्श गांव बनाने की बात कही जाती है, सांसद अपना आदर्श लोकसभा बनाते हैं, विधायक अपनी आदर्श विधानसभा बनाते हैं, कोई विधायक, कोई माइकल लाल देश के किसी भी विधानसभा का हो, वो ताल ठोक के अगर चैलेंज करे कि मेरी विधानसभा में सारे स्कूलों में मास्टर हैं, सारे अस्पतालों में डॉक्टर हैं, सारी सड़कें ठीक हैं, किसानों को खाद बीज पानी मिलता है, तो मान लिया जाए। लेकिन किसी में दम नहीं है, क्योंकि खामियां कर जगह हैं। अब दोष इसके लिए है कि आधे लोग पुरानी सरकार, पुराने विधायक, पुराने सांसद को दोष देते हैं, क्योंकि कर नहीं पाते कुछ। न तो उनके पास अपनी नीति, न अपना एजेंडा, न तो अपना नियम, न तो अपना उस तरह का कार्यशैली होती है। चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप से समीकरण बनाने बिगाड़ने का खेल है। किसी को कितना गाली दे लो, किसी के ऊपर किस तरह का आरोप लगा लो, किसी को किस तरह से बेइज्जत कर लो, इसी से चुनाव चलता है। आदमी अपनी उपलब्धि, अपने काम, अपना खाका, अपना एजेंडा, कायदे से तो होना चाहिए कि हर विधायक को अपना मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए कि वो अपने विधानसभा में क्या करेगा। अभी आज एक वीडियो में देख रहा था, कोई नेता गया था गांव में, उस गांव के लोग वोट नहीं डालने जा रहे, तो गया तो गांव की सड़क दिखाने लगा। पूछा कि हम लोग इतने दिन तक, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आता, जब वोट डालने को होता है तो नेताजी वोट मांगने आते हैं, उसके बाद तो 5 साल कोई नहीं आता, हम काहे वोट देंगे। हाँ। तो ये सब चीजें जब ठीक होंगी तो ही व्यवस्था बदलेगी। कहने को और भाषणों में कि विकास होगा, रफ्तार दौड़ेगी, बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो सब होगा, एकदम अमेरिका जैसी सड़क हो जाएगी, ये सब ख्याली पुलाव है। वोटरों को लुभाने की, रिझाने की एक कोशिश है। कोई ये नहीं बता देगा टाइमलाइन देख कि ये सब चीजें इतने दिनों में सब बदल जाएंगी। अगर वो करके दे तो माना जाए कि उसकी एबिलिटी है, स्किल है और ये चीजें होने वाली हैं। बिहार की जनता सर कई दिनों से विकल्प खोज रही थी, लेकिन जो भी पार्टियां आती थी बिहार में, या तो वो महागठबंधन में मिल जाती थी या तो एनडीए में मिल जाती थी। एक ऐसी पार्टी आई जो वास्तव में विकल्प के रूप में साबित हो सकती थी, या कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं क्यों ही भविष्यवाणी करूं। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से जनसुराज पार्टी बनाए और लगातार 2 साल 2.5 साल से यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार इलेक्शन में बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। अभी आपने जो बताया, स्कूल, सड़क, गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज की बातें वो कर रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले सवाल ये रहेगा आपसे। देखो, प्रशांत किशोर जो बातें कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, जमीन से जुड़ी कहते हैं, जनता के भले की कहते हैं। अगर जनता विकास के नाम पे, काम के नाम पे और इन चीजों के नाम पे वोट देगी या देने की सोचती है तो उनका भविष्य उज्जवल है। ये हो सकता है कि एकदम से सरकार बनाने की स्थिति में ना आ जाए, बहुत सारे विधायक ना जीत जाएं, लेकिन कुछ विधायक जरूर जीतेंगे। लेकिन देखो, ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ संसाधन से चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट से लड़े जाते हैं। अब ये रणनीतिकार के रूप में दूसरे को सलाह दे के तो चुनाव जिताए हैं, ये रणनीति दूसरे को बताए हैं, काम उसने किया है। अब इनको रणनीति भी बनाना और जमीन पे काम भी करना और काम को वोट में कन्वर्ट भी करना, ये सारे काम इन्हीं को करने हैं। बीच में सगुफे ये भी छोड़ रहे हैं, कभी कोई पार्टी का कैंडिडेट भाग गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, इससे भी जूझ रहे हैं। तो ये सब जो हैं ये शुभ संकेत नहीं माने जाते। अगर प्रशांत किशोर हो सकता है कि इस बार बहुत अच्छी स्थिति में ना आए, लेकिन अगर लगे रहेंगे, अब मुद्दे से भटकेंगे नहीं। जिस बात को लेकर उन्होंने दल बनाया है, जिस बात को लेके वो सलाहकार से राजनीतिज्ञ बने हैं, अगर उस एजेंडे पे चलते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो विकल्प अर्ज पे होंगे, जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार अब कितने दिन सीएम रहेंगे ये तो जनता देख ही लेगी। अगर एनडीए जीतता है तो तेजस्वी की जो छवि है, जिसको लेके बार बार वो बात आती है, वो क्या होगी, या तीसरा और कौन होगा, तो उसमें उनका नाम या उनकी पोजीशन या उनकी स्थिति बाकी लोगों से बेहतर होगी। बिहार के हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बातों को तार्किक तरीके से रखना, समझाना, बताना जानते हैं, स्पष्टवादी हैं। कभी कभी लोगों को बुरा भी लग जाता है उनका स्पष्ट बोलना,
तो नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि उनका कोई भविष्य नहीं। एक चुनाव हारेंगे, हो सकता है 2 चुनाव हारें, 3 चुनाव हारें, बदलाव लेकिन होगा। अगर वो लगे रहे, मैदान छोड़ के भागे नहीं और ईमानदारी से मेहनत करते रहे, अच्छे बुरे कार्यकर्ताओं को समझते रहे, पार्टी के नेताओं को हारने के बाद भी सपोर्ट करते रहे, तो उनका जनाधार आज नहीं तो कल बढ़ेगा। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो बहुजन समाज पार्टी को या अन्य दलों को जो छोटे छोटे, हो सकता है ऐसा नहीं कि केजरीवाल की तरह पहले चुनाव में उतरे और सीएम बन गए, असम गण परिषद की तरह पहले चुनाव में उतरे सीएम बन गए, एनटी रामाराव की तरह पहले चुनाव में उतरे सीएम बन गए, ऐसा हो सकता है ना हो। लेकिन लगे रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे दल हैं कि जो 1 बार हारे, 2 बार हारे, तीसरे बार में तो उन्होंने वो कर ली। अच्छा, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि वो जमीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इस पर एक मेरा काउंटर सवाल ये रहेगा कि शराब नीति पर उन्होंने कह रहे हैं जिस दिन सरकार में आऊंगा उस दिन शराब बहाल करा दूंगा, तो ये कहाँ तक आप सोचते अच्छी बात है? देखो भाई, शराब बंदी से शराब बंद है कि नहीं है, ये तो आप अगर गांव में जाओ तो पता लगेगा। मैं यूपी बिहार बॉर्डर के ही जिले का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। और प्रतिदिन हमारे जिले में 2000 लीटर, 2500 लीटर, 4000 लीटर शराब पकड़ी जाती है, जो अलग अलग राज्यों से गाड़ियों में, कार में, ट्रेन में, बस में, बैलगाड़ी पे, टैंकर पे, मोटरसाइकिल से लद लद के बिहार जाती है। तो अगर पीते नहीं है तो क्यों जाती है? महंगे दामों पे बिकती है। रोज कम से कम 10-20 आदमी पकड़े जाते हैं, जेल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस, चंदौली, ये जितने बॉर्डर के जिले हैं उनकी जेल को अगर जाके या उनके आंकड़े देखो तो इसमें जब से ये शराब बंदी हुई है सबसे ज्यादा बंदी इस शराब के मामले के लोग हैं। तो तस्करी हो ही रही है, शराब जा रही है, अगर महंगी बिक रही है, लोग ज्यादा पैसा दे के पी रहे हैं। अगर सरकार सख्त हो जाए कि शराब आए ही ना, मिले ही ना, बटे ही ना, लोग पी ही ना पाए, तब तो ये नीति सही है। लेकिन चोरी चुपके आ रही है, दुख ठेका बंद है, लेकिन घर घर शराब की योजना जारी है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि फोन करो, मिस कॉल करो, दारू दरवाजे, होम डिलीवरी है। तो फिर ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा है? लेकिन सर पकड़े तो जा रहे हैं ना, कार्यवाही तो हो रही है। बिहार में कितने पकड़े जा रहे हैं बिहार सरकार जाने, पकड़ तो यूपी में जा रहे हैं या बॉर्डर दूसरे जिले में जा रहे हैं। बिहार में शराब जा रही है तभी हमारे यहाँ कभी हरियाणा की शराब पकड़ी जाती है, कभी राजस्थान की पकड़ी जाती है, कभी वहाँ की पकड़ी जाती है। बॉर्डर के लोग आते हैं ट्रेन से या बस से शराब पी के फिर उस पार चले जाते हैं। अगर बिहार सरकार हर शराबी पे कार्रवाई करने लगे तो बिहार में तो हमको लगता है कि हर महीने 2 से 2.5 लाख 3 लाख लोग जेल में जाएंगे, जेलें कम पड़ जाएगा। अगर शराब पीने पे कार्रवाई होने लगे, केवल शराब पीने पर। अभी एक वेब सीरीज में एक वीडियो देख रहा था, उसमें यही मुद्दा है कि उसकी पोस्टिंग बलिया के बॉर्डर पर हो जाती है, वो दरोगा कोई काम नहीं करता, जब ट्रेन आती है तो वहां खड़ा हो जाता है, सबकी चेकिंग शुरू करता है, तो भरते जाते हैं लोग। तो अगर शराब बंदी है तो कोई नीति बना लेना, उसका ईमानदारी से पालन कर लेना कठिन काम। उन्होंने जो ये बयान दिया कि शराब बंदी के बावजूद भी शराब बिक रही है, महंगे दामों पे बिक रही है, ब्लैक मेलिंग में बिक रही है, पीने वाले पी ही रहे हैं, तो ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा? हम आएगी तो खोल देंगे, पियो भैया जिसको पीना हो। पीने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जो मरना चाहेगा कोई बचा नहीं सकता उसे। बात खाली मरने की नहीं है, क्राइम रेट भी बढ़ेगा ना सर। अरे क्राइम रेट बंदी पे नहीं है क्या? नहीं, बंदी पे क्राइम अब रेट। आपके पास कोई डाटा हो तो बताइए कि शराबबंदी के पहले बिहार में क्राइम रेट इतना था, शराबबंदी के बाद इतना हो गया, कोई है? एनसीआरबी पे तो डेटा पड़ा हुआ है। तो एनसीआरबी ने शराब के एनालिसिस करके बताइए, देखिए कि शराबबंदी के बाद कितना हुआ और शराबबंदी के उसके कैसे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिहार दूसरे नंबर पे नहीं है क्राइम के रिपोर्ट में। क्राइम में केवल शराब की बात थोड़ी आती है, और सारे क्राइम शराब से थोड़ी होते हैं। सारे क्राइम, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो क्राइम में और बाकी चीजों में नीचे हैं, वहां शराब 24 घंटे या 18 घंटे बिकती है, 12 घंटे बिकती है। हर कदम कदम पे ठेके हैं, दुकानें हैं। शराब अगर इतनी खराब है तो भारत सरकार को बंद कर देनी चाहिए। बीजेपी के गुजरात में शराब बंद है बंद, बिल्कुल बंद है। तो अगर शराब गुजरात के लिए खराब है तो देश के लिए कैसे अच्छी है? दूसरे यूपी में बंद कर दे, बाकी जगह बंद, बीजेपी सारे राज्यों में बंद कर दे, शराब बने ही ना। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक जगह मद्य निषेध विभाग शराब न पीने के फायदे बता के प्रचार करता है कि शराब न पियो,
और अब आबकारी विभाग ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने के ठेके खोलता है, दबाव बनाता है, बिल्कुल। हर साल नई दुकानें खुलती हैं और एक मॉडल साहब खुलती हैं। आप आंकड़ा देखो, किसी भी सरकार का देखो कि उस साल उस स्कूल में कितने ठेके नए स्कूल नए खुले और कितने अस्पताल नए खुले, या शराब जिस राज्य में बिक रही है उसमें नए ठेके कितने खुले। तो आप देखोगे कि स्कूल कम खुलते हैं, ठेके ज्यादा खुलते हैं। ये एक ऐसा पैसा है, एक ऐसा धंधा है कि जिसके लिए दुकान खोल के बैठ जाओ, पीने वाले खुद तुम्हारे पास आते हैं। न प्रचार करने की जरूरत, न पब्लिसिटी, बहुत ज्यादा टेंशन। इलीगल बेचो, पीने वाले आते रहते हैं सुबह शाम 24 घंटे, बस जगह का पता लग जाए सूंघ के पहुंच जाते हैं। तो ये चीज हम बदल नहीं सकते। इसके लिए हमें बहुत सारा काम, केवल शराब बंद करने से शराबबंदी हो जाएगी ऐसे नहीं मिलेगी। लोग बना के पियेंगे, कच्ची बना के पियेंगे, जहरीली पी लेते हैं, मर जाते हैं। आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है वो एक बड़े लेवल पे बनाओ, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सोचो कि रोकेंगे कैसे। अरे इलीगल आ रही है तो इलीगल तरीके से आ रही है तो सोचना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में एक बार एक अधिकारी से यही पूछा कि सबसे ज्यादा राजस्व देता है शराब, हम दुकानें खोलते हैं, वो करते हैं, और वहीं शराब पीने के नाम पर हम पकड़ते रहते हैं। तो हम तो सरकार के ही काम में अड़ंगा डालना है। तो हंसने लगे कि इस तरह के बात तर्क कुतर्क नहीं। हम अगर मद्य निषेध खराब है, शराब खराब है, तो शराब तो देश में बननी ही नहीं चाहिए कायदे से। तिवारी सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि नीतीश कुमार को या तो शराब खोल देना चाहिए या तो सख्ती से रोकना चाहिए कि शराब पीने वाले लोग ही ना रहे। क्या अगर प्रशांत किशोर यही काम करते कि भैया या हम शराब को, हमारी सरकार आएगी तो शराब बंदी हम बहुत सख्त कर देंगे, उन्होंने ये क्यों बोला कि मैं खोल दूंगा आकर के? देखो, उन्होंने जमीन पे पैदल यात्रा की, लोगों से मिले, पूछे होंगे, बात की होंगी। वो बेवकूफ नहीं है कि कोई बात ऐसा ही बोल दी होंगी। चले हैं पैदल, ये सब मानते हैं। गांव गांव घूमे हैं, तो राहुल गांधी भी पैदल हैं, गांव घूमे हैं, देखें, समझे, समझने के बाद अगर राहुल गांधी चले, राहुल गांधी को मिलिए तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा शराब बिकती, क्यों नहीं बंद कर देते? तो नहीं, राहुल गांधी पैदल चले ना। जब उन्होंने उसके मामले में फीडबैक लिया, शराबबंदी एक मुद्दा था, लोग पीते थे। आप जाओ बिहार में, मैं जिन लोगों से बात किया कि पहले कहते थे भैया हमारा आदमी 300 रुपये कमाता था, पहले 50 रुपये में शराब मिलती थी तो 250 रुपये घर आता था, अब 150 में आती है शराब, तो पीता तो है ही है। तो पहले 50 की पीता था, 150 की पीता, जो 250 घर में आता था 150 आने लगा। मानेंगे ही नहीं, पिएंगे ही, तो हमारे पास और क्या रास्ता है? क्या रास्ता है, कोई बताए? नहीं, वही वाला ना जो आप बोल रहे थे, नीतीश कुमार को सख्ती कर देनी चाहिए। तो अगर करने की क्षमता है, हम रोक सकते हैं, तब तो ये पॉलिसी सही है। अब बिक रही है तो गलत है। और मेरी जितनी भी जानकारी है कि एक लेवल, ये सब जो भी धरपकड़ सब है, ये सब नीचे छोटे मोटे हुए हैं। बड़े लेवल का काम सब जारी है, धड़ल्ले से जा रही है, धड़ल्ले से लोगों को होम डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिल रहा है, लोग पीते भी हैं। बिल्कुल। तिवारी सर, आखिरी सवाल के साथ हम आपके साथ समाप्त करेंगे ये वार्तालाप। तारापुर सीट पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी तारापुर से एक कहा सकते हैं कि बीजेपी से फायर ब्रांड चेहरे भी हैं, और अमित शाह पिछले दिनों तारापुर गए थे रैली में और कहे थे कि आप इनको जिताओ, इनको प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बहुत बड़ा आदमी बनाने का पहले तो संकेत क्या हो सकता है? देखिए, सम्राट चौधरी बड़े राजनीतिक इतिहास तो आप जानते हैं। हाँ, राजद, जदयू, माझी, सब जगह से घूम घाम के बीजेपी में आए हैं। और तेजस्वी के मुकाबले भाजपा को कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा था जो उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के अंदाज में जवाब दे बात करे। वो गुण शायद भाजपा को सम्राट चौधरी में दिख गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इनकी भी शिक्षा दीक्षा उतनी ही है जितनी लगभग तेजस्वी यादव की है। इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इनका भी क्राइम हिस्ट्री या इनके बारे में जो आरोप लगते हैं वो सब भी जो देखे जाएंगे, उसमें भी साम दाम दंड भेद सब है उनके पास। मतलब राबड़ी देवी जो बोल रही थी वो सही था? वो सही है कि गलत है तो वो जाने, उन्हीं की सरकार है, चेक कराएं, अपना समझें। लेकिन उनके पीछे भी उस तरह की सारी चीजें हैं। उनसे तो प्रशांत किशोर ने कितने सवाल पूछ दिए, जवाब देने के बारे में घुमाने लगते हैं।
पास कहा जाता है कि डिग्री इतनी है, उसके बाद मानद डिलीट उलीट सब ले रखे हैं। वो तो इंटरव्यू में बोल दिए थे कि क्या करके तो चेक कर चीजें लीजिए हैं, तो उसी के अंदाज में जवाब देने वाला। बिरादरी का एक बड़ा रोल है बिहार में। कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं, बड़ा वोट बैंक है। नान यादव के अलावा जो ओबीसी पिछड़े में जो लोग हैं उससे वो रहते हैं। तो भाजपा ने बहुत सोच समझ के एक ऐसे आदमी को चुना है या बैकअप करने की सोची है। अभी अमित शाह ने केवल कहा है, बना देंगे कि नहीं बना देंगे ये भविष्य के गर्त में है। बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा कि कई लोगों का पीठ ठोक के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और लड़ाया, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आई तो किसी ऐसे नेता को झाड़ पूछ के आगे कर दिया जो केवल आंख बंद करके उनकी बात मानती रहे। कठपुतली एक प्रकार से कह सकते हैं। तो भाजपा है, हाँ। यहाँ कब कौन आगे होगा कब कौन पीछे होगा, ठीक है, बात पार्टी नेतृत्व, पार्टी का वो, पार्टी का आदेश, पार्टी का वो सब चीजें होती हैं, लेकिन असली कहानी क्या है ये जनता को भी पता होता है, उस नेता को भी पता होता है, और हम जैसे आप लोगों का भी, हम लोगों को भी पता होता है। बिल्कुल। पार्टी ठीक है, अच्छा है कि हर आदमी को मौका देना चाहिए, हर आदमी को आगे पीछे करना चाहिए, और जिस पे भरोसा है या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है उसकी तारीफ करनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक संदेश जाता है, एक माहौल बनता है। जब माहौल बनता है तो उससे 1-2% से जो सीटें हारने जीतने का समीकरण गड़बड़ होता है, उससे वो पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो योगी जी सीएम पहले 17 वाले चुनाव में कहाँ थे? तमाम तरह के थे कि कभी मनोज सिन्हा बनेंगे, कभी महेंद्र नाथ पांडे बनेंगे, तो कभी ये बनेंगे, तो कभी वरुण गांधी बना दें, कभी इनको बना दो, तमाम नाम आते थे। अचानक योगी जी आ गया, योगी जी आए तो अगला चुनाव योगी जी के नेतृत्व में फिर लड़ा गया, तो उसका फर्क दिखा, फिर सरकार आ गई जी। ठीक है। तो अगर आप चेहरे के साथ जाते हो और चेहरा विश्वसनीय है, चेहरा भरोसेमंद है, तो इसमें निस्संदेह लाभ मिलता है, और इसी का लाभ मोदी जी लेते आए हैं अब तक 2014 से। चलिए, अब वो लाभ और हानि तो 14 तारीख के बाद ही पता चल जाएगी। बुनियादी तौर से जिस प्रकार से बिहार चुनाव का आज पहला चरण लगभग मान के चलिए संपन्न होने के कगार पे, 7 बजे हर हाल में वोटिंग खत्म हो जाएगी, और दूसरा चरण 11 नवंबर को है, 14 नवंबर को काउंटिंग है, रिजल्ट है, उसके बाद चुनाव का ये जो परिणाम था वो निकलेगा, फिर सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक नई राजनीतिक विरासत सबकी चालू होगी। फिलहाल और आप भी बने रहिए नवभारत साथ, और हम आपको देते रहेंगे पल पल चुनाव की हर एक रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।